हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का इतिहास समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड के इतिहास पर हमने विस्तार से हर टॉपिक पर चर्चा की है। फिर देखिए, उसके बाद हमने हिंदी भी शुरू की थी। हिंदी में भी मैंने आपको कई सारे टॉपिक करा दिए हैं, जैसे कि पत्र लेखन वाला और हिंदी कंप्यूटिंग में पेज लेआउट वाला चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद मैंने जनसंचार वाला टॉपिक शुरू किया था। तो जनसंचार वाले टॉपिक का पहला वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका मैं आपको दे चुका हूँ, जिस पर हमने चर्चा की थी संचार प्लस जनसंचार के बारे में, क्योंकि जनसंचार को पढ़ने के लिए आपको संचार के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो संचार और जनसंचार के बारे में बहुत ही विस्तार से हमने पिछली वाली वीडियो में चर्चा की थी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वहां से टॉपिकों पर हमने चर्चा की थी जिनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और देखिए, आज हमारा होगा दूसरा पार्ट। देखिए, वैसे तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि जनसंचार वाला जो आपका टॉपिक है उसको मैं दो वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन दो वीडियो में ही कवर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दूसरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी। इसलिए मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और तीसरा पार्ट भी आपका बहुत जल्द ही आ जाएगा। इस प्रकार से 3 पार्ट्स में आपका जनसंचार कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा जनसंचार और संचार के बारे में, उनकी वहाँ पर कौन कौन से तत्व आते हैं, उस जनसंचार की प्रक्रिया क्या है, उनके बारे में हमने वहाँ से चर्चा की थी। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यम। देखिए, माध्यम तो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताए थे, लेकिन वहां से सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आपको बताया था, जैसे कि टीवी है, रेडियो है, इतना ही मैंने आपको बताया था। लेकिन देखिए, वहां से प्रश्न कैसे बनते हैं उनके बारे में उनको मैंने विस्तार से आपको नहीं बताया था। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जनसंचार के मुख्यतः 3 माध्यम होते हैं: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जनसंचार के विभिन्न माध्यम, पहला आता है प्रिंट मीडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं मुद्रित माध्यम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आते हैं अखबार, पत्र पत्रिकाएं इसमें आती हैं, किसमें, प्रिंट मीडिया में। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आएगा, रेडियो आएगा, टीवी आएगा, कंप्यूटर आएगा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तीसरा आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हर कोई आजकल यूज करता है। सोशल मीडिया में क्या होता है, इंटरनेट, फेसबुक हम लोग कह सकते हैं, और यूट्यूब हम लोग कह सकते हैं। बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, सोशल मीडिया में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जनसंचार के 3 माध्यम है, 3 तरह के माध्यम है: प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। तो इन्हीं को हमको आज पढ़ना है। यहाँ से दोस्तों काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बन भी चुके हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंट मीडिया की, और प्रिंट मीडिया का इतिहास भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया के इतिहास से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। तो देखिए, प्रिंट माध्यम में जो आते हैं हमारे अखबार या पत्र पत्रिकाएं, इन्हीं के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। देखिए, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। देखिए, प्रिंट माध्यम की हम लोग बात कर रहे हैं या मुद्रित माध्यम में कहूँ, बात एक ही है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है, तो प्रिंट माध्यम। देखिए, प्रिंट माध्यम जब आया था उस समय तो ना कंप्यूटर था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, और ना ही इंटरनेट था। इस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रिंट माध्यम। चलिए ठीक है। फिर देखिए, मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से होती है। मुद्रण कला, मैंने आपको बताया ना, मुद्रण क्या है, हिंदी का शब्द है, प्रिंट क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। तो प्रिंट कहूँ या मुद्रण कहूँ, बात एक ही है। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे शब्द अगर आपके सामने आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से होती है, चीन से होती है सर्वप्रथम। ये देखिए, विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा बनता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चीन से। लेकिन यहाँ से एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, पहली प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना की शुरुआत कहाँ से होती है। पहली प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये होती है गुटेनबर्ग, जर्मनी से। देखिए, अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चीन से। विश्व में मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुई, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चीन से। अगर प्रश्न बनता है पहली प्रिंटिंग प्रेस या विश्व में पहली प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये होती है गुटेनबर्ग, जर्मनी से। देखिए, ये सारा का सारा जितना मैटर है ना, एनसीईआरटी किताबों से लिया गया, एकदम प्रमाणिक किताबों से ये सारा का सारा डाटा लिया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, थोड़ी सी हम लोग भारत की हम लोग बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से छापा खाने का इतिहास है और ये कब खुलता है। देखिए, भारत में
पहला छापाखाना कब खुलता है? 1556 में गोवा में। हालांकि जब मैं आपको कुछ मैंने आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो डाल रखी है जहां पर मैं आपको पुर्तगाली वाला मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने भी इसको वहां पर बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो देखिए भारत में जो पहला छापाखाना खुलता है वो खुलता है 1556 में और खुलता है गोवा में। और किसके द्वारा खोला गया? तो ये खोला गया था पुर्तगालियों के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला? 1556 में खुला। इतिहास में भी ये प्रश्न बनता है और हिंदी में, अगर आपको हिंदी में टॉपिक दिया हुआ है पत्रकारिता और जनसंचार वाला, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, दोनों ही जगह बनेगा। तो दोनों ही जगह के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत में पहला छापाखाना 1556 में खुला। कहाँ खुलता है? गोवा में। किसके द्वारा खोला गया? पुर्तगालियों के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? जिस समय 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा भारत का पहला छापाखाना खोला गया, तो इसको खोलने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकें छापना, यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई धर्म की पुस्तकें छापना, यही इसका उस समय उद्देश्य था। क्योंकि जो अंग्रेज थे यहाँ पर भारत में ईसाई धर्म फैलाना चाहते थे और भारत को एक ईसाई देश बनाना चाहते थे। ये भी एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों का भारत में छुपा हुआ उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का, अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लीजिए, अंग्रेजों का भारत में छुपा हुआ उद्देश्य क्या था? तो इनका छुपा हुआ उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना और जो भारत है उसको, भारत देश को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। चलिए ठीक है। फिर देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, हर कोई जानता होगा इसके बारे में जो तैयारी कर रहा है। 1780 में ये निकलता है, नोट करते चलेंगे। संपादक या प्रकाशक कौन थे? जेम्स अगस्टक हिक्की इसके संपादक थे। किस भाषा में निकला था? अंग्रेजी भाषा में निकला था। और कहाँ से निकला था? कोलकाता से निकला था। देखिए भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, 1780 में निकला था जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा। और भाषा इसकी कौन सी थी? बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा याद रख लेंगे। किस भाषा में निकला था? तो अंग्रेजी भाषा में ये निकला था। यानी कि जो भारत का पहला समाचार पत्र निकलता है बंगाल गजट, बंगाल गजट, उसकी भाषा कैसे थी? तो उसकी भाषा थी अंग्रेजी। कहाँ से निकला? कोलकाता से। चलिए ठीक है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, सैकड़ों बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। उदंत मातंड, उदंत मातंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। कब निकला था? 1826। कई बार डेट पूछ ली गई है, सैकड़ों बार डेट पूछ ली गई है एग्जाम में और आगे भी पूछी जाएगी, क्योंकि भारत का यह पहला समाचार पत्र है। प्रकाशक या संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मातंड 1826 में जो निकला था, उसके प्रकाशक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर। कहाँ से निकला? बहुत महत्वपूर्ण है, कोलकाता से निकला था। भाषा कैसी थी? हिंदी। और ये साप्ताहिक था, सबसे बड़ी बात साप्ताहिक था। अभी तक देखिए जब भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र निकलता है उदंत मादंत, तो यह साप्ताहिक था, दैनिक अभी तक नहीं निकला है, सिर्फ और सिर्फ साप्ताहिक निकला है। तो यहाँ से ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं, कोई सा भी टॉपिक यहाँ से आपको नहीं छोड़ना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए भारत का पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था या समाचार पत्र कौन सा था? देखिए साप्ताहिक कौन सा था? साप्ताहिक कौन सा था? उदंत मातंड। लेकिन देखिए भारत का पहला हिंदी दैनिक पत्र की हम लोग बात करते हैं, तो पहला दैनिक पत्र है सुधावर्षण। सुधावर्षण 1854 में ये निकलता है। प्रकाशक कौन थे इसके? श्याम सुंदर सेन। भाषा कौन सी थी इसकी? हिंदी। और कहाँ से निकला? कलकत्ता से। तीनों के तीनों देखिए, तीनों का तीनों बंगाल गजट हो, उदंत मातंड हो या फिर सुधावर्षण हो, तीनों के तीनों कहाँ से निकलते हैं? कलकत्ता से निकलते हैं। पहले वाले की भाषा अंग्रेजी थी, दूसरे वाले की, दोनों की भाषा हिंदी रहेगी। और देखिए पहला साप्ताहिक है और दूसरा कैसा, ये हमारा जो जो हिंदी दैनिक पत्र निकलता है ये सुधावर्षण, ये कैसा रहेगा? दैनिक पत्र। चलिए ठीक। तो दोस्तों यहीं से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि भारत का पहला दैनिक पत्र कौन सा था हिंदी का, पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था हिंदी का, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, संपादक कौन थे, कब निकला, कहाँ से निकला, यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यही आपको याद करना है। तो जनसंचार का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है मुद्रित माध्यम। जैसे कि आप लोग जानते हैं जनसंचार में जो अखबार हो, पत्र पत्रिकाएं हो, इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहीं से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। देखिए ज़्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना उसी पर हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेडियो। रेडियो का जब आविष्कार होता है ना, तो एक हम लोग कह सकते हैं जनसंचार के क्षेत्र में हो
किसी भी क्षेत्र में हो, रेडियो ने उसमें क्रांति ला दी थी। तो इस रेडियो के बारे में आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, जैसे कि रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? 1895 में हुआ था। जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था और ये कहाँ के थे? इटली के थे। तो ये प्रश्न दोस्तों काफी बार एग्जाम में बन चुका है, क्योंकि ये जनसंचार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जनसंचार का एक माध्यम है और रेडियो जनसंचार से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 1895 में जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था, इटली के थे। देखिए चलिए ठीक, उसके बाद देखिए शुरुआती रेडियो स्टेशन कहाँ खुले? तो पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में सर्वप्रथम जो रेडियो स्टेशन खुलते हैं यहीं पर खुलते हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे याद करने की वैसे जरूरत है नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम पेश किया था। कब? 1921 में। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो देखिए भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1923 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बनेगा भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1923 से। यहाँ पर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ ये? क्योंकि ये जनसंचार का एक माध्यम है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर देखिए 1923 में ही रेडियो पर विज्ञापनों की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब होता है? 1923 में, और 1923 में ही रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत भी हो चुकी थी। फिर देखिए भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला? बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो सिर्फ रेडियो सेवा का प्रारंभ हुआ है, लेकिन अभी तक रेडियो स्टेशन नहीं खुला है। तो 23 जुलाई 1927 को भारत में पहला रेडियो स्टेशन खुलता है। कौन सा? बॉम्बे रेडियो स्टेशन। बॉम्बे रेडियो स्टेशन पहला भारत में रेडियो स्टेशन था। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कौन सा था? बॉम्बे रेडियो स्टेशन 23 जुलाई 1927 को ही खुला था। 1927 में बम्बई व कोलकाता के बीच दो निजी ट्रांसमीटरों से इसमें जो संपर्क किया गया था, इसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कौन सा था? बॉम्बे रेडियो स्टेशन 23 जुलाई 1927 को। चलिए ठीक है। अब देखिए जैसे कि इस समय 1927 में बम्बई व कोलकाता के दो निजी ट्रांसमीटरों, देखिए यहाँ पर शब्द को आप लोग समझना है, निजी ट्रांसमीटरों से। निजी ट्रांसमीटरों से मतलब कि प्राइवेटी तौर पर अभी तक ये शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में रेडियो का या रेडियो स्टेशनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नोट करेंगे, भारत में रेडियो स्टेशनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1930 में। बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1923 में भारत में रेडियो का प्रारंभ हुआ। 1927 में भारत में पहला रेडियो स्टेशन खुलता है। 1930 में रेडियो स्टेशनों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तो 1930 में रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण होता है भारत में। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया था। भारतीय प्रसारण सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया था। ये क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय प्रसारण सेवा का प्रारंभ कब से हुआ था? भारतीय प्रसारण सेवा का प्रारंभ कब से हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1930 में। इंग्लिश में अगर पूछता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और कॉरपोरेशन की शुरुआत कब से होती है? 1930 से। ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि भारतीय रेडियो की हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब से हो रही है? 1930 में। तो ये देखिए यहाँ पर रेडियो का राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद क्या होता है? भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? 1936 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? 1936 में। या एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1957 में। किसका सुझाव था? सुमित्रा नंदन पंत का। कहाँ के हैं सुमित्रा नंदन पंत? उत्तराखंड के। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के व्यक्ति हैं। इन्होंने सुझाव दिया था ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखने का सुझाव किसने दिया था? सुमित्रा नंद पंत ने दिया था। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 में। देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है। अगर क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पर से अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय प्रसारण सेवा का प्रारंभ कब हुआ?
भारतीय प्रसारण सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1930 में। अगर क्वेश्चन बनता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1936 में। अगर आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है कि आकाशवाणी आकाशवाणी की स्थापना या आकाशवाणी अस्तित्व में कब आया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1957 में। या ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्रसारण सेवा, एक मिनट में नाम भूल रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, हाँ, भारतीय प्रसारण सेवा का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? 1936 में। या ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 में। ऐसे भी करके आपके सामने एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। चलिए ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव याद रखेंगे किसने दिया था। फिर देखिए अगला आता है एफएम। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है। देखिए एफएम से संबंधित एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, एफएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। कई बार ये एफएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, एग्जाम में बहुत बार पूछ ली गई है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम की फुल फॉर्म है। एफएम क्या होता है? आपने अगर रेडियो का प्रयोग किया है, मोबाइल में भी वैसे आजकल एफएम आता ही है, लेकिन यूज कोई नहीं करता है। एफएम हर कोई जानता है क्या होता है, जिसने रेडियो का यूज किया है। तो उसमें जैसे एफएम के कुछ चैनल होते हैं, उसमें भी कुछ 98.7 एफएम, 92.10 एफएम ऐसे होता है ना उसमें, तो उन्हीं को एफएम बोला जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। तो ये एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं कहूँगा रेडियो का। तो कई बार ये पूछ लिया गया है। तो एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की स्थापना कब होती है या शुरुआत कब होती है? 1993 में। भारत की बात हो रही है ये। फिर देखिए आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से तो एग्जाम में कुछ भी बन सकता है। तो 24 भाषाओं और 146 बोलियों में आज आकाशवाणी देश में, पूरे हमारे भारत देश में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। फिर देखिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को कब सौंप दिया गया? 1997 में। देखिए पहले क्या था ना, आकाशवाणी और दूरदर्शन, अभी हम लोग दूरदर्शन आगे पढ़ेंगे, समझ लें इसको यहाँ पर ही। आकाशवाणी और दूरदर्शन पहले क्या थे? केंद्र सरकार के नियंत्रण में थे। लेकिन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने आदेश दिया कि जो जो एक ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि तो है ना, आकाशवाणी क्या है? एक ध्वनि तो है। अगर आप हम रेडियो सुनते हैं तो हमको सिर्फ उसमें एक ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि पर या किसी की आवाज़ पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और उनके आदेश के बाद सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम से स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। कब? 1997 में। वर्तमान में भी प्रसार भारती ही इसका संचालन करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1997 डेट आपको याद रखना है, जब आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के एक स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। अब देखिए रेडियो कैसा माध्यम है? ध्वनि माध्यम है, क्योंकि इसमें हमें जो वहाँ से उसका फेस वेस तो कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक ध्वनि माध्यम है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक आवाज़ सुन सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। रेडियो कैसा माध्यम है? तो रेडियो ध्वनि माध्यम है, यानी कि श्रव्य साधन है, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा था? ये भी कभी कभी क्या होता है, जो महान हस्तियां होती हैं ना, उनके कथन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो गांधी जी ने रेडियो को कहा था अद्भुत शक्ति। चलिए ठीक है। फिर देखिए रेडियो कैसा माध्यम है? रेडियो एक रेखीय माध्यम है। यहाँ पर ही माध्यम की बात की थी, माध्यम यहाँ पर ध्वनि की बात की थी, लेकिन यहाँ पर प्रवाह की बात हो रही है। एक रेखीय माध्यम कैसे? एक रेखीय, मान लिया रेडियो है, ये रेडियो है, ये आप हैं, ये आप बैठे हुए हैं। अब देखिए रेडियो से अगर कोई ध्वनि आपके सामने आती है तो आप उसको सुन सकते हैं ना, इसका जवाब तो नहीं दे सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ये एक रेखीय माध्यम है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और देखिए रेडियो के साथ साथ ना टीवी भी एक रेखीय माध्यम है, इसको भी नोट कर लेंगे। रेडियो के साथ साथ टीवी भी एक रेखीय माध्यम है, क्योंकि टीवी को सिर्फ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप लोग संवाद नहीं कर सकते हैं। टीवी और रेडियो क्या हो जाएंगे? एक रेखीय माध्यम हो जाएंगे। फिर देखिए रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह किस शैली पर आधारित होता है? बहुत महत्वपूर्ण, समझेंगे। रेडियो समाचार की संरचना अखबार या टीवी की तरह किस शैली पर आधारित होता है? तो ये उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पर से आपको एक बात समझनी है। अगर मैं बात करूँ रेडियो की, 3 प्रश्न यहाँ से आपके कवर होते हैं। देखिए एक लाइन में रेडियो की बात करूँ, अगर मैं आपके सामने बात करूँ अखबारों की, रेडियो, अखबार, और मैं बात करूं टीवी की, तो 3 प्रश्न यहाँ पर से देखिए बन के आ रहे हैं, रेडियो, अखबार और टीवी की। अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा बनता है कि रेडियो, अखबार और टीवी की जो उनकी समाचारों की संरचना होती है, समाचार देने की जो संरचना होती है,
वो किस शैली पर आधारित होता है, उनकी शैली क्या होती है, तो उसकी शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली इनकी होती है समाचार देने की। किस किस की? रेडियो की, अखबार की और टीवी की। चलिए ठीक है। और देखिए समाचार ले अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है, ये इसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। फिर देखिए उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन। ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ ये। अब देखिए ये उल्टा पिरामिड शैली होता क्या है। देखिए उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। देखिए अगर मैं बात करूँ एक पिरामिड की आकृति बनाता हूँ, उल्टा पिरामिड। देखिए उल्टा पिरामिड क्या होगा, ये हो गया। तो देखिए इसमें होता क्या है ना, इसमें होता क्या है, जैसे कि समाचार की जो मुख्य बिंदु होता है। देखिए जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, मान लिया आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, आप एक कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो उसका जो क्लाइमैक्स होगा वो आपको लास्ट में मिलता है। एक पिक्चर आप लोग देखते हैं, उसका क्लाइमैक्स क्या होता है, आपको लास्ट में मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली में जो आपको क्लाइमैक्स है ना, वो आपको शुरू में ही मिल जाता है। सबसे पहले आपको इसमें क्लाइमैक्स ही बताया जाता है। जैसे कि कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना अगर हो रही हो, तो उसका जो मुख्य बिंदु होगा, वो मुख्य बिंदु आपको सबसे पहले बताया जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। मान लिया मुख्य बिंदु आपको सबसे पहले बता दिया, मुख्य बिंदु आपको सबसे पहले बताया, उसके बाद जो अन्य बिंदु आएंगे वो उससे नीचे आएंगे, अन्य बिंदु उससे नीचे आएंगे, अन्य बिंदु उससे नीचे आएंगे। इस प्रकार से एक पिरामिड की सी आकृति यहाँ पर बनती है, इसलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है टेलीविजन, या इसको हम लोग कह सकते हैं टीवी। देखिए इससे भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न काफी बार बन चुके हैं। आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। कब किया था? देखिए यहाँ पर से हमको दो दो डेट हमको मिलती हैं। देखिए 2 डेट हमको कैसे मिलती है? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने 1925 में लंदन में किया, लेकिन दुनिया का जो पहला वर्किंग टीवी का निर्माण किया गया था ना, वो 1927 में किया गया था। तो देखिए दुनिया का जो पहला वर्किंग टीवी का निर्माण किया गया है 1927 में किया गया है। 1925 में सिर्फ और सिर्फ एक टीवी की संरचना जैसी तैयार हुई होगी। तो टेलीविजन का आविष्कार बियर्ड ने 1925 में किया तो था, लेकिन जो दुनिया का जो पहला वर्किंग टीवी का निर्माण है वो 1927 में किया था। अब देखिए अगर ऑप्शन में 1927 और 1925 दोनों मिलता है, तो यहाँ पर से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर से आपको दोनों डेट वैसे ही नहीं देगा, दोनों डेट अगर देगा तो आपत्ति लग सकती है। तो अगर 1927 या 1925 में जो डेट आपको मिलती है आप उसको टिक कर दीजिए। वैसे 1927 ही यहाँ पर ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है, क्योंकि हर जगह मैंने देखा, सोशल साइट्स में मैंने देखा, किताबों में मैंने देखा, तो 1927 ही मुझे यहाँ पर मिला। टीवी कैसा माध्यम है? टीवी है दृश्य और श्रव्य माध्यम, दृश्य और श्रव्य माध्यम। रेडियो कैसा माध्यम था? रेडियो सिर्फ और सिर्फ कैसा माध्यम रहेगा? श्रव्य माध्यम रहेगा। और जो हमारा समाचार पत्र रहेंगे वो कैसे माध्यम रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ दृश्य, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ सकते हैं उनको, सुन तो सकते नहीं है। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक बात यहाँ से एक चीज़ और नोट करेंगे, बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसार कब किया था? सर्वप्रथम 1927 में। क्वेश्चन दोस्तों अगर बाई चांस ऐसा बन गया कि बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसार कब किया था? सर्वप्रथम किया जा रहा है 1927 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए बीबीसी ने टेलीफोन सेवा कब शुरू की? बहुत महत्वपूर्ण है, 1936 में बीबीसी ने टेलीफोन की सेवा शुरू की थी। ये तो देखिए हो गई विश्व की, विश्व का इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, हमारा भारत का महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व का तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है, भारत का महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है? ये महत्वपूर्ण है। 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत होती है। उस समय इसका नाम क्या था? नोट कर लेंगे, टेलीविजन इंडिया। उस समय इसका नाम क्या था? टेलीविजन इंडिया। देखिए भारत में टेलीविजन की शुरुआत होती है 15 सितंबर 1959 को, 1959 को। उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? टेलीविजन इंडिया रखा गया था। लेकिन देखिए जब 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन की शुरुआत होती है, यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना के तहत शिक्षा और सामुदायिक
विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तब ये प्रोग्राम चालू किया गया था। हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार चलता था और 1-1 घंटे के लिए चलता था, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। तो अगर ये प्रश्न बनता है दोस्तों कि 15 सितंबर 1959 को जब भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, तो कौन-सा कार्यक्रम उसमें दिखाया गया था? तो आपको याद रखना है शैक्षिक परियोजना के संबंध में या फिर यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना के तहत शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो भारत में सर्वप्रथम टीवी चलाया गया था, तो उसमें यही कार्यक्रम दिखाया गया था। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला देखते हैं टॉपिक। और देखिए जब यहाँ पर 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न की शुरुआत होती है, तो इसके तहत दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 2 टीवी सेट लगाए गए थे। कितने? 2 टीवी सेट लगाए गए थे और लगभग जिनको 200 लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब होता है? ये तो हमारा टीवी की शुरुआत हो गई है। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब होती है? 15 सितंबर 1959 को। भारत में विधिवत टेलीविज़न सेवा का आरंभ कब होता है? 15 अगस्त 1965 को होता है। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा था, अभी तक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार दिखाया जा रहा था, वो भी 1-1 घंटे के लिए। लेकिन 15 अगस्त 1965 से हफ्ते में प्रत्येक दिन 1-1 घंटे के लिए इसको दिखाया जाने लगा था। चलिए ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब होता है? 15 अगस्त 1965 को। 1976 तक टीवी सेवा किसका हिस्सा थी? आकाशवाणी का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए कि 1976 तक टीवी सेवा किसका हिस्सा रही? आकाशवाणी का। या टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा या टेलीविजन सेवा आकाशवाणी का हिस्सा कब तक रही? 1976 को। क्योंकि अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, चलिए आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए दूरदर्शन की शुरुआत, दूरदर्शन ने तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जनसंचार का माध्यम है उसमें एक अलग सी क्रांति लाई है दूरदर्शन ने। क्योंकि दूरदर्शन शुरुआत जो हुआ था उस समय भारत में उसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी निकला था। तो देखिए 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन की शुरुआत होती है। कैसे होती है? जब इसको आकाशवाणी से अलग किया गया। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना लास्ट पन्ने में, कहाँ गया ये देखिए, मैंने यहाँ पर बताया था टीवी सेवा किसका हिस्सा थी? आकाशवाणी का। लेकिन जब आकाशवाणी से टीवी को अलग किया गया कब? 1 अप्रैल 1976 को, तब दूरदर्शन की शुरुआत होती है। ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन की शुरुआत होती है। आकाशवाणी से इसको अलग करके स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 1959 में क्या हुआ था? 1959 में क्या होता है? भारत में टीवी की शुरुआत होती है विधिवत 1965 को। और भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब होती है? 1976 की डेट आपको याद रखनी है। और देखिए दूरदर्शन में पहला धारावाहिक कौन सा चलाया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो हम लोग भारत की मैं बात कर रहा हूँ। दूरदर्शन में पहला धारावाहिक या फिर पहला नाटक हम लोग कह सकते हैं, पहला धारावाहिक, पहला सीरियल कौन सा चलाया गया था? हम लोग कब चलाया गया था? 1984 में। और देखिए यह धारावाहिक किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी ने। मनोहर श्याम जोशी ने इस धारावाहिक को लिखा था। ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और निर्देशित किसने किया था? निर्देशित किया था पी कुमार वासुदेव ने। निर्देशित आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसको नोट कर लीजिए। भारत का जो पहला धारावाहिक था हम लोग उसे किसने निर्देशित किया था? पी कुमार वासुदेव ने। और ये लिखा किसने था? मनोहर श्याम जोशी ने। 1984 डेट आपको याद रखनी है। रंगीन दूरदर्शन की शुरुआत कब होती है? 1982 से। इससे पहले जो भी टीवी हमारी आई थी ब्लैक एंड व्हाइट होंगी। देखिए 1982 से जो भी भारत में टीवी चलेंगी वो सारी की सारी ब्लैक एंड व्हाइट होंगी। अब देखिए 1982 में रंगीन दूरदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए दूरदर्शन को देश भर में के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत तब हुई जब 1982 में दिल्ली में आयोजित किए गए खेलों का प्रसारण दूरदर्शन में किया गया। देखिए यहाँ पर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर से आपको एक लाइन ऐड करनी है। जो यहाँ पर खेल हुए थे ना, ये एशियाई खेल हुए थे। कौन से? एशियाई खेल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर से मिस हो गया तो इसको आपको ऐड कर लेना है। एशियाई खेल हुए थे यहाँ पर 1982 में। एशियाई खेलों के मौके पर क्या हुआ था? दूरदर्शन का यहाँ पर से प्रसारण प्रसारण हुआ था पूरे टीवी में। तो देखिए दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत तब हुई जब 1982 में दिल्ली में आयोजित किए गए एशियाई खेलों का प्रसारण प्रसारण दूरदर्शन में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि टीवी को, दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाना, प्रत्येक शहर में पहुंचाना। तो 1982 की डेट आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है। फिर देखिए टेलीविजन चैनलों का कामकाज प्रसार भारती को कब सौंपा गया? रेडियो वाले में आपको बता चुका हूँ 1997। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है टेलीविजन समाचारों के चरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं कि आज की वीडियो की
सबसे महत्वपूर्ण बात या आज की वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, तो ये जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं यही आज की वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है। शायद 2019 में एक पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, तो वहाँ पर यहाँ से प्रश्न बन भी चुका है। तो आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ध्यान से हमको इसको समझना है। देखिए, टेलीविजन समाचारों के चरण कौन कौन से होते हैं उसको हमको समझना है, बस आपको याद रखना है कि इसमें किसमें क्या होता है। देखिए, पहला आता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। अगर देखिए आपको ब्रेकिंग न्यूज अगर वहां पर देगा तो आप लोग समझ जाएंगे, आपके सामने ऑप्शन मिलेगा फ्लैश। फ्लैश क्या होता है, ऐसे ही बनेगा आपके सामने, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। फ्लैश क्या होता है, कम शब्दों में महज सूचना देना, यानी कि किसी खबर के मुख्य बिंदु को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना। आप लोग जब भी कोई टीवी देखते हैं ना, टीवी देखते हैं कभी कभी क्या होता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज जैसे ही आती है उस जो भी न्यूज होती है उसका मुख्य बिंदु आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लैश। प्रश्न बनेगा कम शब्दों में महज सूचना देना या फिर किसी खबर के मुख्य बिंदु को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। अगला आता है हमारा दूसरा ड्राई एंकर। देखिए कौन सा प्रश्न बना था ये एग्जाम में, ये भी अभी आपको बताऊंगा। ड्राई एंकर क्या होता है, जब तक खबर के दृश्य नहीं आ जाते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। एंकर कौन होता है, आप लोग जब भी टीवी देखते हैं उस टीवी में एक आदमी बोल रहा होता है। उस जैसे हम आज तक की बात कर लेते हैं, आज तक में जैसे अंजना ओम कश्यप, हर किसी ने नाम सुना होगा, हमेशा टीवी में दिखाई देती हैं। तो वो क्या है, एंकर तो है, एंकरिंग कर रही है वो, तो उसे बोलते हैं एंकर। तो देखिए ड्राई एंकर में होता क्या है, मान लिया कोई एंकर है, एंकर आपको खबर दे रहा है लेकिन उसके पास अभी तक सिर्फ दृश्य नहीं मिले हैं उसके खबर के। तो इसमें होता क्या है, जब तक खबर के दृश्य नहीं आ जाते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर वो है जो एंकर को सूचना दे रहा है, कहीं से भी सूचना दे रहा है, मान लिया मेल के माध्यम से दे रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहा है, तो वो सूचनाएं दे रहा है किसको, एंकर को। और एंकर उन्हीं सूचनाओं के आधार पर जो दर्शक टीवी देख रहे हैं उनको वो सूचनाएं पहुंचा रहा है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जब तक किसी खबर के दृश्य नहीं आया जाते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, इसे क्या कहते हैं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ड्राई एंकर। अगला आता है फोन इन। फोन इन क्या होता है, एंकर रिपोर्टर से फोन में बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है और रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब एंकर रिपोर्टर से फोन में बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है और रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है, तो फोन इन। या एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेगा फोन इन में क्या होता है, ऐसे ही प्रश्न बन जाता है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या है, फोन इन आपको याद रखना है, ड्राई एंकर आपको याद रखना है। ड्राई एंकर में यही हो रहा था, एंकर दर्शकों को सीधे बताता है कि कब और कहाँ और क्या हुआ, सीधे बताएगा। यहाँ पर आपको कोई घुमाएगा फिराएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों में बताएगा कई कब कहाँ पर कैसी घटना हुई है, क्या हुई है, कहाँ पर हुई है। फोन इन में क्या हो रहा है, फोन इन में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ब्रेकिंग न्यूज आई, एक ब्रेकिंग न्यूज में मुख्य बिंदु आपको बताया गया। उसके बाद जो एंकर था उसे कुछ जानकारी मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है। वो भी जानकारी कैसी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ खबर मिलती है खाली है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उस खबर को एंकर ने क्या किया, अपनी आवाज के माध्यम से आपको पहुंचाया। यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ महज छोटी सी सूचना आपको दी गई, यहाँ पर एक आवाज के माध्यम से एंकर ने आपको क्या किया, एक सूचना दी। वो जो खबर उसको मिली थी रिपोर्टर के माध्यम से, वो ड्राई एंकर जो रिपोर्टर से खबर मिली थी उसको एंकर ने आपको बताया। फिर फोन इन में क्या हुआ, जो वहाँ पर रिपोर्टर था, जिस जगह पर घटना हुई है वहाँ पर रिपोर्टर खड़ा होगा, वहाँ से एंकर यानी कि जो टीवी में आपको जो बातें बता रहा है एंकर, उसको फोन करेगा और फोन पर जानकारी देगा। फोन पर जो भी जानकारी एंकर को प्राप्त होगी रिपोर्टर के द्वारा, वो एंकर आपको बताएगा, यानी कि दर्शकों को बताएगा। चलिए ठीक है, फिर आता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। अभी तक क्या हो रहा था, घटना के दृश्य नहीं मिले हैं अभी, और सिर्फ पहले क्या होता, ब्रेकिंग न्यूज आई थी, फिर हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है जिसको एंकर ने आपको बताया, फिर फोन में बात होती है रिपोर्टर से, अब दृश्य मिल गए हैं। जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, एंकर विजुअल। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दृश्य। जब घटना के विजुअल मिल जाते हैं, हो सकता है विजुअल शब्द का भी एग्जाम में प्रयोग किया हो, तो आपको घबराना नहीं है। जब घटना के विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, जिसे एंकर पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, एंकर विजुअल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है एंकर बाइट। दोस्तों ये प्रश्न बन चुका है, एंकर बाइट का ये प्रश्न बना था अभी कनिष्ठ सहायक के पेपर में 2019 में। बाइट यानी कि कथन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, टेलीविजन में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए उस
घटना की सूचना देने और दृश्य दिखाने के साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से संबंधित व्यक्तियों के कथन या बाइट दिखाकर खबर की प्रामाणिकता, खबर का नहीं होगा, खबर की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें ये होता है टेलीविजन में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए, मान लिया आप लोग टीवी जब देखते होंगे तो आपको एक वीडियो दिखाई देती है, उसमें एक जो रिपोर्टर होता है वहाँ पर क्या होता है, घटना वाली जगह पर उपस्थित रहता है, और घटना वाली जगह पर उपस्थित रहता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे वो क्या कहते हैं, उनका इंटरव्यू लेता है, उनसे बातें पूछता है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने घटना देखी, जब घटना देखी तब क्या हो रहा था, मतलब वो क्या है, वो प्रमाण है ना उस चीज़ का कि उस आदमी ने उस घटना को देखा है, तो वो प्रमाण मिल रहा है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एंकर बाइट में क्या होता है, एंकर बाइट यानी कि कथन, यहाँ पर आपको एक कथन मिल रहा है। कथन किसका मिल रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। प्रत्यक्षदर्शी कौन है, जिन्होंने उस घटना को देखा हुआ है। तो एंकर बाइट में ये होगा कि जो घटना हो रही है उस घटना को जो देख रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उसका कथन लिया जाएगा किसके द्वारा, रिपोर्टर के द्वारा लिया जाएगा। तो टेलीविजन में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए उस घटना की सूचना देने और दृश्य दिखाने के साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों के कथन बाइट दिखाकर खबर की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंकर बाइट। चलिए ठीक है, अगला आता है लाइव। लाइव तो हर कोई जानता है क्या होता है। लाइव यानी किसी खबर को घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना लाइव। जैसे कि आप लोग आजकल लाइव बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे फेसबुक में, यूट्यूब में, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइव। लाइव में मुख्यतः किसका रोल होता है, एक रिपोर्टर होता है जो कि रिपोर्टिंग करता है, और एक कैमरामैन होता है। चलिए ठीक है, अगला आता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज क्या होता है, यह किसी भी खबर को संपूर्णता से दिखाने का जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट यानी कि कथन ग्राफिक के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ पर देखिए खबर की संपूर्णता को दिखाने का जरिया है, मतलब पूरी खबर को, हर एक चीज़। अभी तक तो क्या हो रहा था, हम लोग देख रहे थे फोन इन आ रहा था, एंकर बाइट है, तो उसमें एंकर विजुअल है, तो वहाँ पर चीज़ें को अलग अलग करके दर्शाया जा रहा था। फ्लैश यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब चीज़ें उस एक घटना के से संबंधित जब संपूर्ण चीज़ें हमको मिल जाती हैं, संपूर्ण चीज़ों के आधार पर एंकर पैकेज तैयार किया जाता है। और इसमें क्या होता है, यह किसी भी खबर को संपूर्णता से दिखाने का जरिया है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा, किसी भी खबर को संपूर्णता से दिखाने का जरिया कौन सा है, एंकर पैकेज। इसमें क्या होता है, इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की ग्राफिक बाइट ग्राफिक के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है नेट साउंड। नेट साउंड क्या होता है, किसी वीडियो की प्राकृतिक आवाज़। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में बन भी चुका है, शायद यहाँ उत्तराखंड में नहीं लेकिन अन्य एग्जामों में बन चुका है, यूपीपीएससी उन एग्जाम में बन चुका है। नेट साउंड ये होता है किसी वीडियो की प्राकृतिक आवाज़। प्राकृतिक आवाज़ क्या होती है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई वीडियो देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ आवाज़ें अलग सी आती है, जैसे कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही हो, बिल्ली की आ रही हो, या फिर आप लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज़ आती है किसी भी घटना स्थल से, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आवाज़ यानी कि नेट साउंड। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि नेट साउंड क्या होता है, किसी वीडियो की प्राकृतिक आवाज़, यानी कि जो आवाज़ किसी वीडियो को रिकॉर्ड करते समय अपने आप रिकॉर्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आवाज़ या नेट साउंड। चलिए ठीक है, अगला आता है सिनेमा। सिनेमा की हम लोग बात करते हैं। आविष्कार किसने किया सिनेमा का, थॉमस एल्वा एडिसन ने कब किया, 1883 में, आपको याद रखना है। विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी, द अराइव ऑफ ट्रेन, कहाँ बनी, फ्रांस में, कब बनी, 1894 में। सारे फैक्ट आपको लिखते हुए चलने हैं। फिर देखिए भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म थी। कब बनी, 1913 में बनी। यह मूक फिल्म थी, मूक यानी कि जिसमें आवाज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमको दृश्य दिखाई देते हैं। तो भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, कब बनती है, 1913 में। यह एक मूक फिल्म थी। इसको किसने बनाया था, इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाने का श्रेय किसे जाता है, दादा साहब फाल्के को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिए जाते हैं, देखिए हाल ही में रजनीकांत को दिया गया है, शायद आपने नोट कर लिया होगा। फिर देखिए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है। भारत की पहली फिल्म थी, देखिए ये मूक फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। ये एक मूक फिल्म थी, मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दृश्य दिखाए जाते हैं, आवाज़ नहीं होती है। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, 1931 में ये बनती है। यहाँ पर एक फिल्म मैंने और लिखी हुई है, 50 के दशक की ये फिल्म थी, पंथेर पंचाली, सत्यजीत राय, जैसे कि इनका बहुत बड़ा नाम है सिनेमा में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। तो पंथेर पंथेर पंचाली फिल्म कब बनी थी, तो ये बनी थी, सत्यजीत राय ने बनाई थी इसको। कब बनी थी छोड़िए, किसने बनाई थी, ये महत्वपूर्ण है, सत्यजीत राय ने इसको बनाया था। चलिए ठीक है, फिर देखिए फिल्म की कहानी को कितने चरणों में पूर्ण किया जाता है, तो 3 चरणों में किसी भी फिल्म की कहानी को 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है।
चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला आता है इंटरनेट। इंटरनेट तो आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कंप्यूटर पढ़ लीजिए। 8 नंबर का कंप्यूटर, 8 से 10 नंबर का कंप्यूटर आपको वीडियो वाले एग्जाम आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर से 10 नंबर तक। इंटरनेट तो मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको कंप्यूटर वाली किताब से कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। इंटरनेट इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, आपको सिलेबस पूरा दे दिया यूके ट्रिपल एस ने, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। 8 या 10 नंबर का लगभग कंप्यूटर पूछा जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए इंटरनेट इंटरनेट देखिए अभी तक तो हमने प्रिंट मीडिया पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में देखिए इंटरनेट आता है। इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है, नोट कर लेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इंटरनेट को। आविष्कार कब हुआ इसका, इंटरनेट का जो आविष्कार होता है 1969 में हुआ था। डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था 1969 में। काफ़ी बार डेट पूछ ली गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की हम लोग बात कर सकते हैं, शुरुआत में इसका वहीं प्रयोग किया गया था, तो अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। और इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे। जेसी लिकला ईडर को, जेसी लिकला ईडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये आप ये मत समझिए कि मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ तो फालतू की चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन चुके हैं और आने वाले एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। फिर देखिए आम जनता के लिए इंटरनेट कब खोलता है, 1989 में आम जनता के लिए इंटरनेट खोला गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब होता है, ये तो हम विश्व की बात कर रहे थे अभी तक। विश्व में आम जनता के लिए इंटरनेट कब खुला, 1989 में। लेकिन अभी तक भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ नहीं हुआ है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ होता है 15 अगस्त 1995 को। किस कंपनी ने किया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने, VSNL जिसको बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किस कंपनी ने किया था, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड ने कब किया था, 15 अगस्त 1995 को। इंटरनेट शुरू करने वाली भारत में निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है, तो यह सत्यम इंफोवे, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए सब महत्वपूर्ण है। तो इंटरनेट शुरू करने वाली भारत में निजी क्षेत्र की पहली कंपनी सत्यम इंफोवे, 1998 में इसने शुरुआत की थी। इंटरनेट सूचना तकनीकी का सपने सबसे आधुनिक माध्यम है। देखिए सबसे जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, प्रिंट मीडिया। सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा जाएगा, इंटरनेट। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इंटरनेट मीडिया के बारे में। इंटरनेट इंटरनेट मीडिया नहीं, इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में। ये महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। यानी कि इंटरनेट पर जो भी हमको खबरें मिलती हैं उनका आदान और प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ी सी हम लोग नज़र डाल लेते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके टॉपिक दिया हुआ है ये। एनसीईआरटी में आपके जनसंचार वाले में आपको ये टॉपिक दिया हुआ है। जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं सब एनसीईआरटी में है। तो अगर आपको यूके ट्रिपल एस ने सिलेबस दे रखा है तो एनसीईआरटी से दे रखा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब महत्वपूर्ण है। देखिए इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। देखिए मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, पहले समझेंगे। मैं पहले विश्व की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास को कितने चरणों में बांटा गया है, तो 3 चरणों में बांटा गया है। वो कौन कौन से, 1982 से 1992 पहला चरण। दूसरा चरण जो शुरू होता है 1993 से 2001 तक। और तीसरा चरण जो शुरू होता है 2002 से अब तक, यानी कि वर्तमान तक। देखिए जो इसमें जो पहला चरण रहेगा ना, वो तो इतना मतलब जो इसमें तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत का ही टाइम था। लेकिन जो दूसरा चरण जो शुरू होता है 1993 से लेकर 2001 तक, यही बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा था इंटरनेट पत्रकारिता का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का काल सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा रहा था, तो 1993 से 2001 तक। चलिए ठीक है। फिर देखिए भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ, 1993 से। अब आप कहेंगे क्यों, यहाँ तो 1982 1992 लिखा हुआ है। अरे भारत में तो 1995 में आता है ना, यहाँ शुरू ही नहीं हुआ था कुछ। लेकिन जो पत्रकारिता का दौर शुरू होने की शुरुआत जो होती है 1993 में ही शुरू हो गई थी इंटरनेट पत्रकारिता की। अब देखिए यहाँ पर से चीज़ों को समझना है आपको। तो अब आप कहेंगे कि 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है, तो भारत में 1993 से लेकर 2001 कैसे आ गया भाई, 2001 ऐसे आ गया क्योंकि 1993 से लेकर 2001 की बात हम लोग कर रहे हैं ना, इसी बीच मतलब इसी बीच 1995 भी डेट आती है।
इसी बीच 1995 भी डेट यहाँ पर आती है ना, तो इसीलिए हमने इसको लिखा हुआ है 1993। ये आप समझ गए होंगे। मतलब कि 1993 से लेकर 2001 के बीच का जो हमारा दौर आ रहा है, यही भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर है, ऐसे इसको हम लोग समझते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया ये। फिर देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा वो वर्तमान दौर कब शुरू होता है? 2002 में। देखिए, विश्व में अगर मैं बात करता हूँ विश्व में, अगर मैं बात करूँ विश्व में कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी कौन सा दौर चल रहा है, तो तीसरा दौर चल रहा है। कब? विश्व में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो दूसरा दौर चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भारत में कुछ था ही नहीं ना, यहाँ पर तो भारत में कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो भारत में सब कुछ कहाँ से आता है? जब विश्व में दूसरा दौर चल रहा था इंटरनेट पत्रकारिता का। कब? 1993 से 2001 के बीच में। तो ये तो था विश्व का दूसरा दौर, लेकिन भारत का तो पहला होगा ना, क्योंकि भारत ने तो यहाँ पर से शुरुआत की थी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब चला? 1993 से 2001 के बीच में। और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब शुरू होता है? 2002 में। या वर्तमान दौर कब से शुरू होता है? 2002 से। क्योंकि 2002 से अब तक जो तीसरा दौर है वही भारत का दूसरा दौर है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन अगर बना भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू होती है। ये वेब दुनिया एक वेबसाइट है, तो यहीं पर से हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत होती है। हिंदी का ऐसा समाचार पत्र या अखबार जो प्रिंट रूप ना होकर इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। पहला हम लोग बात कर रहे हैं, पहला हिंदी का पहला ऐसा समाचार पत्र या अखबार जो प्रिंट रूप ना होकर इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, तो वो कौन सा है? प्रभा साक्षी। कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। फिर देखिए, अगला आता है पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? बीबीसी। पत्रकारिता के इस लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो साइट है वो है बीबीसी। क्यों है? क्योंकि आजकल वर्तमान की अगर हम बात करते हैं समाचार चैनलों की, तो आजकल हम लोग देखते हैं उनमें काफ़ी फुहड़ता सी आ गई है। तो एक बीबीसी एक ऐसा चैनल है, इसको ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में भी जो एक नियम होते हैं, नियम कायदे होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही चलता है। इसलिए पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट किसे माना जाता है? बीबीसी को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक यहाँ पर टॉपिक आता है यूनिकोड फॉन्ट। यूनिकोड फॉन्ट क्या होता है? सभी प्रचलन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट एन्कोडिंग प्रणाली। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं ना, वर्क करते समय हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं अधिकतर इंग्लिश भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे कीबोर्ड होते हैं वो हमारे हिंदी भाषाओं पर अधिकांश हम लोग देखते हैं अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए यूनिकोड फॉन्ट का यहाँ पर विकास किया गया। तो देखिए, डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइट खुलती नहीं है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट व वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं। मतलब कि डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के लिए और हिंदी की ज़्यादातर साइट नहीं खुल पाती हैं, उन साइटों को खोलने के लिए और सभी प्रचलन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए ये प्रणाली या ये फॉन्ट विकसित किया गया है। तो सभी प्रचलन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट प्रणाली कौन सी है? तो विकसित फॉन्ट एन्कोडिंग प्रणाली कौन सी है? यूनिकोड फॉन्ट। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों भी आ भी चुका है हाल ही के एग्जाम में। फिर देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना सोशल मीडिया में देखिए टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? ग्राहम बेल ने 1875 में किया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि टेलीफोन का आविष्कार कब होता है? 1875 में ग्राहम बेल ने किया था। मोबाइल फ़ोन का मार्टिन कूपर, नाम आपको याद रखना है। फेसबुक में भी सोशल मीडिया में आता है, काफ़ी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? हर कोई जानता है, मार्क जुकरबर्ग। दिन भर में आप लोग 15-20 बार तो ओपन करते ही होंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। तो मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के संस्थापक हैं। 2004 में इसकी शुरुआत होती है। देखिए, यहाँ पर से एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। जब 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी, तो इस समय द फेसबुक के नाम से हुई थी। एग्जाम में प्रश्न बना हुआ भी है ये। 2004 में जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी, तो यह द फेसबुक के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। ट्विटर की शुरुआत कब होती है? सारे के सारे क्या सोशल साइट्स हैं, और यहाँ पर से हमको क्या जानकारियाँ मिलती हैं? जनसंचार की जानकारियाँ मिलती हैं सोशल साइट्स के माध्यम से, तो महत्वपूर्ण है। ट्विटर की शुरुआत कब होती है? 2006 में। व्हाट्सअप की शुरुआत कब होती है? 2009 में। 2014 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया था। वर्तमान में ये फेसबुक के ही अधीन है। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि वे व्हाट्सअप फेसबुक ने कब खरीदा? 2014 में। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इंस्टाग्राम
2010 में इंस्टाग्राम आया और टेलीग्राम कब आता है? 2013 में। टेलीग्राम जैसे कि हर प्रतियोगी जो छात्र होगा उसके मोबाइल में आपको ऐप देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब क्या है? जनसंचार के माध्यम है। तो ये इनका सन आपको याद करना है, कब इनकी स्थापना हुई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो रही है। अंतिम टॉपिक आता है ब्लॉग का। ब्लॉग क्या होता है? हर कोई जानता है ब्लॉग क्या होते हैं। ब्लॉग आजकल हम लोग देखते हैं सोशल साइट्स हो, कहीं पर भी हो, यूट्यूब हो, यूट्यूब में तो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के ब्लॉग बनाए जाते हैं। सोशल साइट्स में हम लोग देखते हैं लेखन के माध्यम से ब्लॉग बनाए जाते हैं। ब्लॉग का लेकिन होता क्या है? सुना तो होगा आपने। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का मतलब एक प्रकार की वेबसाइट से है जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह प्रयोग करते हैं। आपने कई सारे लेख लिखे हुए देखे होंगे बहुत सारी जगह पर। एक जैसे देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, आप लोग जैसे बहुत सारे लोग क्या होते थे, डायरी लिखने के शौकीन हुआ करते थे। तो वो तो लेखन का एक जरिया था, मतलब कि कलम, एक पेन ली, कलम ली उस और अपने हाथ की सहायता से वहाँ पर जो लिखना वो लिख लिया। वर्तमान में क्या हो गया है? वर्तमान में एक डिजिटल तरीका आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से ही, अपने कीबोर्ड से, मोबाइल के कीबोर्ड से ही हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको लिखना होता है उसको लिख दिया और एक सोशल साइट से में हमने क्या किया उसको, मतलब अपलोड कर दे या फिर वहाँ पर हमने उसको डाल दिया। तो वो क्या है? ब्लॉग है। मतलब कि डायरी लिखने का एक डिजिटल तरीका। क्वेश्चन बन सकता है, डायरी लिखने का एक डिजिटल तरीका है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉग। इसमें हम लोग अपने विचार, अनुभव, जानकारियाँ, इमेज, वीडियो जो भी हो शेयर कर सकते हैं। तो ब्लॉग अगर आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लॉग का मतलब एक प्रकार की वेबसाइट से है जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तीसरा पार्ट भी आपका बहुत जल्दी ही आ जाएगा और साथ में आप लोग हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दे रखा है। देखिए अगली जो हमारी वीडियो आएगी ना, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम लोग ये कह सकते हैं इसका जो निचोड़ है, 2 वीडियो का जो हमारा निचोड़ आएगा वो आपका तीसरी वीडियो में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।